अभी तक देश में डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहस होती रही है, लेकिन अब डेटा ओनरशिप को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। डेटा ओनरशिप मतलब डेटा पर किसका हक है। डेटा सुरक्षा, ओनरशिप और डेटा गोपनीयता को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें उसने 12 सवाल पूछे हैं। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ एप्पल के ऐप स्टोर, प्ले स्टोर को लेकर। ट्राई ने आरोप लगाया कि एप्पल ट्राई के डू नॉट डिस्टर्ब ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो ग्राहकों का डेटा हथिया रहा है। क्या कहा था ट्राई चेयरमैन ने, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। क्या कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो स्टोर का ओनर हो या कोई और हो, क्या उसे ये अधिकार है कि मेरे डेटा पर जो हक है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, उसको किसी प्रकार से लिमिट कर सकता है कि नहीं? तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न को ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के डिजिटल दुनिया में। तो डेटा का मालिक कौन, आखिर ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर परामर्श पेपर ट्राई ने यहाँ पे जारी कर दिया है। विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट विराग गुप्ता, माउचर.com के फाउंडर फैजल फारूकी और साइबर एक्सपर्ट पवन दुक्कल। साथ ही हमारे साथ है संवाददाता असीम मनचंदा। सबसे पहले हम असीम के पास ही जाते हैं। असीम, ये बताएं कि ट्राई ने जो परामर्श पेपर जारी किया है उसमें क्या 12 सवाल पूछे गए हैं? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई का ये कहना था कि जो डेटा है उसकी प्राइवेसी, उसकी सुरक्षा और उसकी निजता, इन तीनों को हमें कंसल्ट करना पड़ेगा। इन तीनों के ऊपर हमको किसी न किसी तरह से गाइडलाइंस जो है वो बनानी पड़ेंगी। तो उसको लेकर के उन्होंने करीब 12 सवालों का आज एक कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया है, जिसमें सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि क्या जो मौजूदा नियम है वो सही है, अगर नहीं है तो उनके किस तरह के नियम जो है वो बनाए जाने चाहिए। जो पार्टी डाटा कलेक्ट करती है उसके राइट्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, क्या वो कंपनी जो भी डाटा कलेक्ट रही है उसका इस्तेमाल वो कमर्शियली जो है कर सकती है या नहीं कर सकती है, कि उसको आगे किसी को बेच सकती है या नहीं बेच सकती है, किसी के साथ शेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है, या सरकार को किसी तरह का एक पूल जो है सैंडबॉक्स टाइप का पूल जो है वो बनाना चाहिए ताकि ये डाटा जो है उसका इस्तेमाल सरकार जो है वो भी कर सके। सुरक्षा एजेंसी अगर इस डाटा को लेना चाहती हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए क्या क्या नियम जो है वो होने चाहिए। और अगर ये डाटा जो है बाहर कंट्री में किसी जगह जाता है आउट ऑफ क्रॉस बॉर्डर्स, तो उस तरह की सूरत में क्या नियम होने चाहिए। तो टेलीकॉम रेगुलेटर टीआई ने 8 सितंबर तक सभी स्टेक होल्डर से इसके ऊपर कमेंट मांगे हैं। 22 सितंबर तक सबको इसके ऊपर अपना जो है काउंटर कमेंट जो है वो देने होंगे और उसके बाद ट्राई जो है अगले साल तक किसी तरह की इसके ऊपर कोई गाइडलाइन जो है लेकर के आ सकता है। चलिए, तो यहाँ पे गाइडलाइंस तय करने के लिए परामर्श पेपर जारी कर दिया है। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। यहाँ हमारे तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मुझे ये बताइए, जो 12 सवाल इस परामर्श पेपर में पूछे गए हैं, जो खड़े किए गए हैं, ये आपको क्या पर्याप्त लगते हैं? क्योंकि डेटा ओनरशिप के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं, आईटी एक्ट के तहत इतना बड़ा कोई कानून नहीं है जिसका संज्ञान अब आया है, फाइनली लिया गया है और ये परामर्श पेपर जारी किया है। 12 सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, ये 12 सवाल जो हैं शुरुआती दौर में सही दिशा में एक सही कदम जरूर माने जा सकते हैं, क्योंकि पहली बार वो पब्लिक डोमेन में सवाल उठा रहे हैं कि लोगों की क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि भारत ने आज तक सन 2000 जब से हमने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून का प्रारंभ किया, उस जमाने से लेकर आज तक भारत ने डेटा ओनरशिप के संदर्भ में कोई कानून नहीं लेकर आए। हम लोग कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यहां तक कि भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डेटा ओनरशिप के बारे में संपूर्ण चुप्पी साधे हुए है। साथ ही साथ अगर हम लैंडस्केप को देखें तो हम पाएंगे भारत के पास ना तो कोई डेटा संरक्षण संबंधी कानून है, भारत के पास साइबर सुरक्षा संबंधी कानून भी नहीं है और डिजिटल प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी या पर्सनल प्राइवेसी को गवर्न करने वाले भी कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। जब इस लैंडस्केप में हम आज मौजूद हैं तो लिहाजा सी बात है, बहुत जरूरी है इन बात को परिभाषित किया जाना चाहिए कि डेटा ओनरशिप अल्टीमेटली है क्या, भारत खड़ा कहां पर है और भारत किस दिशा में जाना चाहता है। क्या भारत यूरोप की दिशा में जाना चाहता है जहां पर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूरोपियन निवासियों को राइट टू बी फॉरगॉटन का एक नया अधिकार दे रखा है, या क्या भारत एक अमेरिकी दौर का जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करना चाहता है। तो इसलिए फिलहाल ये कंसल्टेशन एक अच्छा कदम है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसमें जो इश्यूज हैं वो बहुत गूढ़ हैं। आपने जो 12 सवाल उठाए हैं सिर्फ वो टिप ऑफ द आइसबर्ग को ही टच करते हैं। इनके बुनियादी
ढांचे क्या होने चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए जिसके आधार पर भारत अपनी पॉलिसी डेटा ओनरशिप को लेकर बना ले, वो उस पर भी मुझे लगता है ज्यादा शोध और ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो वो बेस फाउंडेशन वाले सवाल कौन से होने चाहिए वो आपसे हम आगे समझेंगे, लेकिन फैजल आपकी प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगी। माउचर.com के आप फाउंडर हैं, मुझे ये बताइए, थर्ड पार्टी के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे डिस्कशन में हमें, जो 12 सवाल कंसल्टेशन पेपर में उठाए गए हैं, आपको लगता है कि ये सही है? और चाहे ग्राहक हो या आप जैसा कोई ऐप स्टोर हो, दोनों के लिए ये इंफॉर्मेशन जो भी शेयर की जाएगी इस कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक जो भी नतीजा निकल कर आएगा वो पर्याप्त है? देखिए, कंसल्टेशन पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक राइट स्टेप है, ये तो पहली सीढ़ी है, लेकिन आगे चल के हमको इसमें देखना है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। हमारा अल्टीमेट गोल एज अ नेशन, हमारे जो यूज़र्स हैं, हमारे जो सिटीज़न हैं, उनकी डेटा को और सिक्योर और प्राइवेट उनके हाथ में कंट्रोल देना है, या हमें उनसे और डेटा जमा करना है। दोनों पहलू हमको देखना है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे प्राइम फंडामेंटल राइट जो हमको अधिकार है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमारे ये कंसल्टेशन पेपर में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सवाल है जिससे हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, जिससे हमारे फ्यूचर या हमारी आने वाली पीढ़ी या फ्यूचर जनरेशन पे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो ना हो जाए। जहाँ तक सवाल पैदा हुआ है कि ये डेटा का ओनर कौन है, और जो स्पेसिफिक 12 सवाल आपने जैसा शुरू में इंट्रोडक्शन में आपने बताया, वो 12 सवाल हमको अपने खुद हमारी ज़ाती, हमारी पर्सनल क्या उसके ऊपर अप्रोच रहेगी, वो एक डेफिनेटली अपने कंसल्टेशन पेपर में और अपने व्यूज़ में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि यंग इंडिया को अपनी डेटा सिक्योर करने के अवेयरनेस पहले फैलाई जाए। उनका डेटा क्या, पहली बात तो क्या डेटा होता है उसके बारे में बताया जाए। मोबाइल फ़ोन पे आज इतना इजी है डेटा ट्रांसफ़र करना, और किसी और को एक स्पाईवेयर या स्पाई टाइप ऐप बनाकर आपके फ़ोन से डेटा चुराना, ये कितना आसान हो गया है। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है ये ऐप स्टोर जो है, एप्पल का ऐप स्टोर और गूगल का प्ले स्टोर, ये आज 90% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं पूरे ऐप्स की, जो दुनिया में ऐप्स हैं। तो इनकी बहुत रिजिड नॉर्म्स होना चाहिए, इनके ऐप के कंट्रोल्स होना चाहिए, ताकि हम एक एवरेज इंडियन गलती से या अनजाने में अपनी पूरी डेटा न खो बैठे किसी स्पाई सॉफ्टवेयर को या स्पाई ऐप को। बिल्कुल, यहाँ पर काफी सारे मायने हैं जो हमें समझने हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ विराग गुप्ता भी जुड़ गए हैं। और विराग जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर ट्राई ने जो है परामर्श पेपर जारी कर दिया, जहाँ पे बड़े 12 सवाल उठाए गए हैं। मैं दोहराती हूँ आपके लिए वो तमाम 12 सवाल। क्या डेटा की सुरक्षा के मौजूदा नियम काफी हैं या नए नियम बनाए जाने की जरूरत है? ये सवाल पूछा गया है। क्या उपभोक्ता के डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या डेटा को हासिल करने वाले का ऑडिट होना चाहिए? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर को डेटा इकट्ठा करने का अधिकार होना चाहिए? टेलीकॉम कंपनियों के लिए डेटा को लेकर नियम क्या होने चाहिए या नहीं? ये तमाम बड़े सवाल पूछे गए हैं। विराग गुप्ता, आपकी राय इस परामर्श पेपर पे, और साथ ही जैसे कि हम पवन जी से बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर जिस डिटेलिंग की जरूरत थी कंसल्टेशन पेपर में, जिस डिटेलिंग से सवाल पूछे जाने थे वो नहीं किया गया है। अभी भी जो बेस फाउंडेशन सवाल है, जैसा कि फैजल ने भी पॉइंट आउट किया कि डेटा ऑफ ओनरशिप की व्याख्या क्या है कानून में, वो ही नहीं अभी तक बनाई गई है। जी देखिए, मैं पवन जी से भी सहमत हूं, और अभी जो फैजल जी ने बोला कि ये एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हो सकता है, मैं उनसे असहमत हूं। इसमें ट्राई की अच्छी शुरुआत है, पर उसके बावजूद भी 3-4 महत्वपूर्ण इसमें विसंगतियां हैं। पहले नंबर पर यह है कि इसमें मोबाइल डेटा और जो इंटरनेट का डेटा है उसमें दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। दूसरे नंबर पर यह है कि सरकार ने अभी एक कमेटी बनाई है, जब सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेसी का मसला चल रहा था, और उसमें उन्होंने जस्टिस श्री कृष्णा आयोग एक बनाया है, जिसमें कि उसको प्राइवेसी के बारे में विमर्श करने के लिए बोला गया है, और निश्चित तौर पे डेटा प्रोटेक्शन उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। और तीसरे नंबर पे ये जानना जरूरी है कि ट्राई क्या एक रेगुलेटर है डेटा के बारे में, और अगर ट्राई एक डेटा के बारे में एक रेगुलेटर है, डेटा प्रोटेक्शन उनका मैंडेट है, तो जो वर्तमान कानून हैं, आईटी एक्ट के भीतर बहुत सारे कानून हैं, इंटरमीडिएट कंपनीज की बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं, और जो डेटा एक अगर उसको हम संपत्ति माने लोगों की, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है कि डेटा जिसका है उसका है, ग्राहक का है, बाकी सारे कस्टोडियन हैं। और जैसे लॉकर में हमारा सामान रखा रहता है बैंक के लॉकर में, तो बैंक को ना उसके इस्तेमाल का अधिकार है और ना ही बैंक उसको किसी दूसरे को दे सकता है।
तो हमारा डेटा मोबाइल कंपनियों के पास हो या इंटरनेट कंपनियों के पास हो या सरकारी विभागों के पास हो, उनके उसके कमर्शियल इस्तेमाल का या मिसयूज का कोई अधिकार नहीं है। तो डेटा पे अधिकार पे सवाल नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि ट्राई उस डेटा का जो मिसयूज हो रहा है इंटरनेट कंपनियों और मोबाइल कंपनियों द्वारा, उसको वर्तमान कानून के तहत उसको वो नियमित क्यों नहीं करती और लोगों को, कंपनियों को दंडित क्यों नहीं करती। मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न को डाइल्यूट करने के लिए सरकार की विभिन्न एजेंसियों में आपस में कहीं ना कहीं से सामंजस्य की कमी है और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा में विफल होने के लिए एक मामले को डाइल्यूट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में पवन जी आप कितने सहमत हैं विराग जी से, क्योंकि अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो ट्राई ने यहाँ पर एप्पल को एंटी कंज्यूमर होने का आरोप लगाया है, डेटा कॉलोनाइजिंग का भी आरोप लगाया, लेकिन जैसा विराग जी ने भी सही पॉइंट आउट किया है, ये मुद्दा केवल डेटा ओनरशिप का ही नहीं है, लेकिन तालमेल बैठाने का है और साथ ही इन तमाम कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का भी है। पवन जी देखिए, तालमेल की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन तालमेल तो तब होगा ना जब हम तालमेल की बातें तो तब करेंगे जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड होगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि डेटा ओनरशिप है क्या, हम परिभाषित क्या करते हैं, और क्या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैंडेट जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत आता है, क्या वो कंटेंट या डेटा को भी कवर करता है या नहीं, या ऐसा तो नहीं हो रहा कि TRAI अपनी जो हदें हैं उसके पार जा रही है। उसका कारण यह है कि आज तक हम लोग जहां तक तो टेलीकॉम इश्यूज की बात करते थे समझ आते हैं, द मोमेंट आज हम इंटरनेट डेटा की बात करते हैं तो वो टेलीकॉम इशू नहीं बन जाता, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो हमें पहले तो बुनियादी तौर पर वो सिद्धांतों को तय करना है कि भारत किस दिशा में जाना चाहता है। दूसरी बात, सामंजस्य की कमी तो बहुत जबरदस्त है। अब देखिए, अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग दिशाओं में जाने का प्रयास। अब ये सब परिचायक है इस बात का कि हमारे यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड कॉमन यूनिफॉर्म थिंकिंग नहीं है। आप उदाहरण देना चाहूंगा, आप बाहर की डेटा की तो बात की बात करिएगा, आप भारत के अंतर्गत जो वर्तमान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बन रहा है उसके तहत जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी डेटा ओनरशिप किसके पास है? क्या आप कह रहे हैं वो नागरिकों के पास है? अगर वो नागरिकों के पास है तो कितने हद तक इंटरमीडियरीज या सरकारी सर्विस प्रोवाइडर्स उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कहना बहुत आसान है कि आप उपभोक्ता हैं, आप अपने डेटा के मालिक हैं, आपके पास रियल वर्ल्ड में क्या कंट्रोल्स हैं कि आप अपने डेटा पर संपूर्णता नियंत्रण रख सकेंगे? आप अभी तो लिप सर्विस कर रहे हैं कि हाँ जी आपका डेटा आपके पास है, लेकिन सवाल यह है कि आज की तारीख में उपभोक्ताओं के हाथ काट कर ये जो कंपनियां हैं टेबल पर रख देती हैं। उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस विस्तार तौर पर बताती हैं कि तमाम सारे उपभोक्ता अपने सारे अधिकारों का हनन करते हुए उनको बिल्कुल गिरवी रख देते हैं और कंपनीज उन्हें कमर्शियली एक्सप्लॉइट करती हैं। तो मैं मानता हूं कि ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि भारतवर्ष में अभी कोई डेटा पॉलिसी भी नहीं आई है, कोई ऐसा डेटा हमारे पास पॉलिसी मापदंड नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को आखिर कैसे दिया जाए उनका हक, कैसे डेटा ओनरशिप अगर उपभोक्ता के हाथ में आ जाती है तो ये पूरी समस्या, पूरा मुद्दा सुलझ जाएगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से बात हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस ब्रेक के बाद। तो आपके डेटा का मालिक कौन, इसी पर ट्राई ने डेटा ओनरशिप पर परामर्श पेपर जारी कर दिया गया है, जहां पर 12 बड़े सवाल पूछे गए हैं। हम इसी पर हमारे पैनल के साथ चर्चा कर रहे हैं और आगे बढ़ाते हैं इसी चर्चा को। जाऊंगी मैं विराग गुप्ता के पास। विराग, ब्रेक पे से पहले आप पवन जी की एक बात पे अपना विचार रखना चाहते थे, जब उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मालिक है, ये केवल लिपसिंग हो रही है, असल में उपभोक्ताओं के हाथ यहाँ पे काटे जा रहे हैं उनको ओनरशिप नहीं देकर। नहीं, देखिए, मैं इसमें इसको 2-3 तरीके से बताऊं। आईटी एक्ट में डेटा डिफाइन किया गया है कि डेटा क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका डेटा है वो उसका मालिक है, इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान हैं। नंबर 3, अगर हमारा उसमें नियंत्रण नहीं है या उसका मिसयूज हो रहा है, यहाँ पर जवाबदेही बनती है सरकार की कि उसका रेगुलेटर कौन है, कौन आदमी हमारे डेटा के मिसयूज को बचाए। नंबर 2, जो डेटा हमारा यूज हो रहा है उससे जो लाभ हो रहे हैं उसके लाभ में हमको कैसे उसका हिस्सा मिले। यहाँ पर रिजर्व बैंक भी आता है कि रिजर्व बैंक ये पूरे जो डेटा से लाभ यहाँ से भारत से विदेशों में जा रहा है उस पर अंकुश लगाने पे क्यों विफल हो रहा है।
यूरोप में कानून है कि यूरोप का डेटा यूरोप से बाहर नहीं जा सकता है। जून 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने जब के.एन. गोविंदाचार्य जी के मामले पर पिटीशन इसमें फाइल करके और उसमें जब इसी विषय पर बहस की थी और 3 साल तक वो मामला चला था, हमने सबसे पहले सरकार के डेटा की बात की थी कि सरकार की जो ईमेल है उसका जो डेटा है वो पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत सरकारी डेटा है और ये डेटा विदेश में नहीं जा सकता है। देश में 50 लाख सरकारी अधिकारी हैं और सिर्फ 5 लाख लोग जो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डेटा बाहर कैसे जा सकता है? सरकार ने इसके बारे में आदेश निकाला। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी विभाग सरकारी डेटा को प्रोटेक्ट करने में विफल रहे। तो सवाल इस बात का आता है कि डेटा का मालिक जिसका डेटा है वो है, लेकिन अगर डेटा का मिसयूज हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसके लाभ पे सरकार कैसे टैक्स लगाए। मैं तो कहता हूं कि डेटा के सारे कारोबार को जीएसटी के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। क्योंकि ये मुद्दा डेटा की ओनरशिप के अलावा एक देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। जैसा बोला जा रहा है कि डेटा नए जमाने का तेल है, और क्या हम उसको बगैर लाइसेंस के, बगैर किसी उसके लोगों के प्राइवेसी के साथ साथ ये देश बिल्कुल यहाँ पे डेटा का मिसयूज कैसे किया जाता है और कैसे इसे रोका जाए, सवाल अब यही उठता है बहुत बड़ा। फैजल, क्योंकि आप एक ऐप को रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे ये समझाइए कि अगर मैं अपनी डिटेल्स, अपना डेटा यहाँ पर किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए देती हूँ और क्योंकि बहुत अनिवार्य होता है, वो बिना दिए मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ अगर मुझे कोई ऐप अपने फोन पर चाहिए, मुझे ये बताइए कैसे इंश्योर किया जाता है किसी ऐप स्टोर की तरफ से कि ये मेरा डेटा सेफ है, सिक्योर्ड है? देखिए कविता जी, ये डिबेट जो है 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। एक तो हम क्या चाहते हैं और एक ट्राई अब हमसे कंसल्टेशन पेपर पे क्या पूछ रही है। क्या चाहते हैं हम? आइडियलिस्टिक सिनेरियो में तो बहुत सी चीज़ चाहते हैं। विराग जी ने कहा कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस पर जीएसटी लगना चाहिए, इस पर इसके प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझको लगता है कि ये फार फेच्ड है, ये बहुत एग्जैजरेटेड यूटोपियन वर्ल्ड में हम इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। अभी जो हो रहा है, अभी जो आज रियलिटी ये है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स अभी भी जीमेल यूज़ कर रहे हैं। रियलिटी ये है कि हम लोग अभी भी .gov.in या .nic.in पे अभी अपने सारे गवर्नमेंट वर्कर्स को नहीं मूव किए हैं। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हम डेटा के रियल ओनर हैं। एज फार एज प्राइवेट कंपनीज आर कंसर्न, एज फार एज गुड एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट कंपनीज आर कंसर्न, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज जिसको मैं मिला हूँ, जिनके ओनर्स और फाउंडर्स एंड सीईओज को मैं जानता हूँ, वो लोग ये कह रहे हैं कि the data belongs to the user who has registered or sent that data or left that data। लेकिन इसमें से अब 2 तरह की डेटा होती हैं। एक तो जो आपने खुद सबमिट किया है, फॉर एग्जांपल आपने अपना नेम, एड्रेस, अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह, डीपी वगैरह, ये सब। दूसरी हो ट्रांजैक्शनल डेटा। अगर आपने वो साइट को यूज किया कुछ, तो आपका आईपी एड्रेस रिकॉर्ड हुआ होगा, आप कितनी देर लॉग इन। बिल्कुल, तो इसकी परिभाषा को भी यहाँ पे लिस्ट करना बहुत जरूरी है, जो मेरे ख्याल से इस कंसल्टेशन पेपर में मिसिंग है। लेकिन लीगली आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा पब्लिक डोमेन में है, क्या वो कानूनी हेल्प है या फिक्सेशन है जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस ब्रेक के बाद। तो ट्राई ने यहाँ पे जारी किया है परामर्श पेपर डेटा ओनरशिप पर और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। पवन दुग्गल के पास जाना चाहूंगी। पवन जी, यहाँ पर क्योंकि अभी तो परामर्श पेपर जारी हुआ है, लेकिन ऐसे में मेरा डेटा तो पब्लिक डोमेन में है ही, लीगल हेल्प के लिहाज से मेरे पास क्या क्या विकल्प है? आज लीगल राइट्स में अगर मेरा डेटा का दुरुपयोग होता है तो मैं आईटी एक्ट के तहत एक फौजदारी मुकदमा दर्ज करा सकता हूं, धारा 66 और 43 आई के तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे डेटा का पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर मुझे उस व्यक्ति की आइडेंटिटी पता हो तो मैं डैमेजेस भी मांग सकता हूं अंडर द नॉर्मल लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ। अगर कुछ लिमिटेड परिस्थितियों में आईटी एक्ट में भी डैमेजेस मांग सकता हूं, लेकिन विकल्प अभी बहुत थोड़े से हैं। अधिकांश तौर पर पुलिस के पास जाऊंगा तो डेटा संबंधित मेरी कंप्लेंट को पुलिस रजिस्टर नहीं करेगी। आवश्यकता है आज उपभोक्ताओं के हाथ में हम इफेक्टिव, कड़े नए रिड्रेस मैकेनिज्म प्रदान करें। तो ओके विराग जी, समय कम है मेरे पास, लेकिन बुनियादी तौर पे हम देखें अभी काम करना बहुत बाकी है, ये समझना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि देश में जब भी किसी काम में अफसरशाही को काम नहीं करना होता तो एक नई समिति बना देते हैं। देश में उपलब्ध कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फैजल जी ने जैसा बोला कि सरकारी अधिकारी प्राइवेट ईमेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए 3 साल तक की सजा हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्राई एज ए रेगुलेटर फेल हो गया है। आईटी एक्ट में एक प्रोविजन है बॉडी कॉर्पोरेट का कि अगर कोई भी कंपनी अगर किसी तरह का डेटा का मिसयूज करती है तो पूरी कंपनी की जवाबदेही है। और जो तीसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बात का है कि देश में डेटा प्रोटेक्शन के जो वर्तमान कानून है, सरकार उनका पालन कराना सुनिश्चित कराए।
बिल्कुल। तो यहाँ पर क्लियरली बुनियादी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसल्टेशन पेपर तो जारी कर दिया है ट्राई ने, जिसपे राय मांगी जाएगी 8 सितंबर का, लेकिन ओवरऑल बात यही है कि डेटा आपकी संपत्ति है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम कानून यहाँ पर बनाए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।